तो मैंने यहाँ पे जो खुद से अपने हाथों से लिखे थे वो 35 थे, और जो मैंने मॉक टेस्ट में लिखे थे वो 35 थे। एटलीस्ट 70 क्वेश्चन तो मैंने लिखे ही थे, ठीक है, इन दिनों में। हेलो गाइस, तो इसमें नाबार्ड मीन्स डिस्क्रिप्टिव के बारे में मैं बताऊंगा। तो मैंने नाबार्ड ग्रेड 2025 जो है उसका मीन्स दिया हुआ है, मैं क्लियर नहीं कर पाया हूँ। मैंने ये 12 मार्च को वीडियो बनाई थी, बट वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी यूट्यूब पे, और उस पर 200 व्यूज़ के आसपास आए थे, और वो डिलीट हो गई थी मेरे से गलती से, और वो मेरे से रिकवर नहीं हो पाई, इसलिए मैं ये वीडियो फिर से बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं सारे टॉपिक्स मैंने जो एक मंथ प्रिपेयर करा था प्रीलिम और मेंस के बीच में, मैंने कितने क्वेश्चंस लिखे, क्या लिखा, कौन से क्वेश्चन लिखे, क्या क्या पढ़ा, सब कुछ मैंने इसमें बताया है पूरी डिटेल में। मैंने कौन से क्वेश्चन लिखे, कितने लिखे, और कितने मॉक टेस्ट दिए, सारा मैंने बताया हुआ है। और मैंने क्या क्या लर्निंग्स करी, जैसे फिक्स लाइंस होती हैं जो हमको यूज़ करनी चाहिए, 25 मिनट में 600 वर्ड वाला लिखना होता है, और 400 वर्ड वाला आंसर हमको इन 20 मिनट में लिखना होता है। तो वो सारी लर्निंग मैंने इसमें बताई हुई है, बहुत सारे मैंने इनसाइट्स बताए हुए हैं, तो इट विल श्योरली हेल्प यू, और एंड तक आप देख सकते हो लेटर्स कैसे लिखने हैं, क्या क्या होता है, वो सब मैं बताने वाला हूँ। नॉर्थ इंडिया से हूँ, और 3rd अटैम्प्ट मैंने अभी पिछले साल दिया था, इस बारी मैं 4th अटैम्प्ट देने वाला हूँ। और मेरा ये फर्स्ट मीन्स था 3 बारी में, और मेरे एग्रीकल्चर में डिग्री है, तभी मेरे से नहीं हो पाया, ठीक है। उसके बाद ये मेरे नोट्स थे जो मैंने स्पेसिफिकली फॉर नाबार्ड मेंस के लिए बनाए थे। ये शॉर्ट नोट्स है, लाइक ये पॉइंटर्स हैं, ये डाटा है। सबसे पहले यहाँ पे नाबार्ड के मीन्स पैटर्न को देख लो। तो 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 पेपर 2, और ये एक दिन में ही होते हैं, ठीक है। तो पेपर 1 मेरा जैसे था वो 7 बजे, मेरा 7 AM सुबह मेरा जो है रिपोर्टिंग टाइम था, 9 बजे मेरा जो है एग्ज़ाम था, एक्चुअल एग्ज़ाम था, स्टार्ट हुआ था 9 बजे से। और दूसरा पेपर 2 जो है मेरा 12 PM में मेरा रिपोर्टिंग टाइम था, और 2 बजे से मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट होना था। पहला पेपर जो होता है वो इंग्लिश का होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम होता है आपके पास पे, अच्छा खासा टाइम होता है, बिकॉज इसमें 3 ही क्वेश्चन होते हैं, ऐसे, प्रेसी और लेटर। ये जल्दी हो जाते हैं, ऐसे में थोड़ा टाइम लगता है, बट प्रेसी और लेटर बहुत जल्दी हो जाते हैं, बिकॉज इसमें फिक्स लाइन होती है, और थोड़ा सा लिखना होता है, बस आपको अपना ग्रामर सही रखना होता है, और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी होती है, ठीक है। ये एक तरह से ट्रायल होता है, नाबार्ड की तरफ से वो ट्रायल दे रहे होते हैं कि आप अपना जो टाइपिंग है उसको देख लो, और जो भी इसमें हमने चेंजेस करे हैं, जैसा हमारा सॉफ्टवेयर है उसके साथ आप यूज टू हो जाओ। तो उसमें मेरे पास लास्ट में 15 मिनट एक्स्ट्रा बच गए थे। ये है 3 क्वेश्चन होंगे, ऐसे तो सिंपल है दैट यू हैव टू राइट दैट। उसके बाद प्रेसी है, प्रेसी होता है एक बहुत बड़ा कंप्रेशन, 400 वर्ड का, 600 वर्ड का, उसको आपको 120 वर्ड में समरी उसकी लिखनी होती है बेसिकली। उसके बाद इसमें आपको प्रेसी में जो है टाइटल भी लिखना है, ठीक है, ये कोचिंग वाले कहीं बताते नहीं है। और उसके बाद लेटर होता है, लेटर में आपको फॉर्मल लेटर चूज़ करना होता है। देयर आर 3 to 4 ऑप्शंस लेटर में भी और ऐसे में भी, तो उसमें से आपको एक लिखना होता है। फॉर्मल लेटर लिखो, क्योंकि उसमें फिक्स लाइंस होती हैं, लाइक फिक्स एड्रेस होता है, फिक्स जो बीच में होता है, बस एक आपको चेंज लिखना होगा, दैट वो जो टू द हेड मास्टर, टू द प्रिंसिपल, टू द मैनेजर, ऐसे चीज़ें होती है ना, वो आपको याद करनी होगी कि किस डिपार्टमेंट में आपको क्या लिखना है, ठीक है। जैसे स्कूल वगैरह के लिए प्रिंसिपल और हेड मास्टर वो लिखना होगा, अगर म्यूनसिपालिटी के लिए बोला तो उसमें कमिश्नर लिखना होगा। तो ऐसे करके देर आर सम चेंजेस दैट यू नीड टू नो, ठीक है। उसके बाद देर इज़ वर्ड लिमिट, जो ये है बहुत सरप्राइज भाई, ये नहीं बताते हैं एग्जाम वाले, हमारे कोचिंग वाले भी। तो वर्ड लिमिट भाई हर साल ये सरप्राइज लाते हैं, मैं हर साल देखता हूँ, ये हर साल अलग वर्ड लिमिट रखते हैं, तो वो एक सरप्राइज होता है। वहाँ जाके आपको अपना माइंड जो है मेंटेन करना होता है ठीक से। जैसे कि 400 से 600 वर्ड जो है ऐसे के आते हैं, कई बार वो 400 वर्ड बोलते हैं, कई बार 600 वर्ड बोलते हैं, तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट, ठीक है। और उसके बाद 120 वर्ड का आपका प्रेसी होता है। पिछली बार जब मेरे को याद है इट वॉज ऑफ 170 वर्ड। हो सकता है आपको अभी लग रहा हो दैट हो गया क्या है, थोड़े बहुत वर्ड है, बट इसमें आपको ग्रामर भी तो सही करना है, और स्पेलिंग मिस्टेक करनी है, और थोड़ी एक्स्ट्रा लाइन चाहिए। तो जैसे आप प्रिपेयर करते हो तो फिर नहीं हो पाता है। तो यू शुड प्रिपेयर फॉर 170 वर्ड, तो 120 वर्ड में आप सिंक्रोनाइज कर सकते हो बाद में। देन देर इज़ 150 to 170 वर्ड का जो है लेटर होता है, कई बार ये 300 वर्ड भी बोल देते हैं, तो भाई दिक्कत हो जाती है। ये सब आप प्रिपेयर करके रखो। फिर देन देर इज़ मार्क्स, ऐसे होता है 40 का, और फिर उसका प्रेसी 30 का, और लेटर 30 का, टोटल इट इज़ 100 मार्क्स, ठीक है। 100 मार्क आपका पेपर 1 का होता है। इसमें आपको 60 प्लस लाने होते हैं। कट ऑफ इज़ अबाउट कितनी होती है, 45 के आसपास कट ऑफ होती है, पर आपको 60 प्लस लाने होते हैं, बिकॉज अगर आपको पेपर क्लियर करना है, दोनों पेपर को मिला के जो कट ऑफ निकलती है वो क्लियर करनी है, तो आपको 60 प्लस लाने होते हैं। और जितने भी आप स्कोर कार्ड देखोगे तो उनके ऐसे ही बन रहे होते हैं, 55 to 65 के बीच में ही सबके बन रहे होते हैं। अगर किसी का बहुत गंदा गया है, किसी ने छोड़ ही दिया है, तो उसके 50 से कम होता है, बट मोस्टली 55 to 65 सबके इसी रेंज में होता है। उसके बाद आए पेपर 2। पेपर 2 में आपके 2 पेपर होते हैं एक्चुअली। तो उसमें एक होता है एक ऑब्जेक्टिव पेपर, पहले होगा 30 मिनट आपका, ठीक है, वो होगा आपका 50 मार्क्स का। एंड देन देर आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, वो भी होगा आपका 50 मार्क्स का, ठीक है। इसमें आपके 4 क्वेश्चन होंगे, एंड यू हैव टू 6 क्वेश्चन होंगे, उसमें 4 लिखने होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके होंगे 30 क्वेश्चन, 20 होते हैं 2 नंबर के, और 10 होते हैं आपके 1 नंबर के, टोटल इज़ 50 मार्क्स। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आपको लाने होंगे 30 प्लस, ठीक है, 30 प्लस आपको लाने ही होंगे अगर आपको क्लियर करना है। और आपको सब्जेक्टिव में आपको लाने होंगे 35 प्लस,
बिकॉज इसकी कट ऑफ सब्जेक्टिव की कट ऑफ होती है 32 33 और ऑब्जेक्टिव की कट ऑफ तो ऐसी होती है 20 के आसपास, ठीक है। तो आपको यहाँ 30 प्लस लाने हैं, 35 प्लस लाने हैं, तो इट विल बी 60 प्लस, ठीक है। तो यहाँ से 60 प्लस, यहाँ से 60 प्लस, इन दो को मिला के 120 प्लस बन रहा है, ठीक है। कट ओवरऑल कट ऑफ इज 126, पिछली बारी 126 गई थी। 125 से 130 के बीच में आपकी कट ऑफ होती है, ठीक है। तो आपको दोनों पेपरों में 60 प्लस लाने हैं, ठीक है। दूसरा पेपर मैंने आपको बताया नहीं, दूसरा पेपर होता है आपका ARD और ESI का। इसमें आपके एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। और यहाँ पे देखो क्या होता है ARD ESI में, इसमें आपके 6 क्वेश्चन होते हैं और 6 में से आपको 4 लिखने होते हैं और उसके बाद 2 कंपलसरी होते हैं, 2 आपके ऑप्शनल होते हैं। कंपलसरी का मतलब होता है ये आपको अटैम्प्ट करने ही होंगे, ये होते हैं 600 वर्ड वाले। अगर आपने इनको नहीं लिखा तो आपका जो है पेपर चेक ही नहीं होगा और आप फेल हो। दूसरा आपका होगा ऑप्शनल जो होते हैं ये भी आपको लिखने ही होंगे, बट इनको आप छोड़ सकते हो। अगर छूट गए तो ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे, बट आपका पेपर चेक होगा, पर ओवरऑल आपके नंबर कम आएंगे तो आप वैसे भी बाहर ही हो, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन होते हैं 600 के, 2 वर्ड के, और 2 होते हैं 400 वर्ड के, और वही 15 नंबर का होता है 600 वर्ड वाला, और 400 वर्ड वाला होता है 10 नंबर का, बस यही होता है क्या। उसके बाद आया मेरी लर्निंग जो है, इस जर्नी में मैंने 1 मंथ में क्या क्या सीखा, कैसे कैसे मेरे को दिक्कत हुई। तो पहले तो आपकी जो है वर्ड टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। वो लोग बोलते हैं 32 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए स्पीड, ठीक है। बट भाई मेरे को तो ये भी कम लग रही है, बिकॉज हमको सोचना भी है और बहुत कुछ लिखना है। पता नहीं कैसे लिखते हैं भाई। मेरी तो है 50 वर्ड्स पर मिनट, मैंने ये पूरा चेक करा है, मेरी 50 से ऊपर ही रहती है, 50 to 55 होती है। और इसमें भी भाई मेरे से नहीं हो पाता है। मैं मेरे को 60 मिनट लगते हैं घर में लिखने में, बट हमको प्लानिंग के साथ लिखना है, वो अगर वैसे लिखते हैं तो हो जाता है। तो मैं आपको बता दूंगा इसके बाद जो कैसे फिक्स लाइन लिखनी होती है बेसिकली। पहले तो नोटपैड में लिखना होगा। जो भी आप वीडियो देखोगे यूट्यूब पे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की, तो सब बोलेंगे प्रैक्टिस योर आंसर ऑन नोटपैड, बिकॉज इसमें पहले तो आप जैसे आंसर लिखते हो तो उसमें रेड बनता है अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक करी है, ठीक है। पर नोटपैड में ऐसा नहीं होता। दूसरे सॉफ्टवेयर में क्या होता है, एक वर्ड आप लिखते हो तो उसका पहला वर्ड अगर कैपिटल होना चाहिए वो खुद से हो जाता है, पर नोटपैड में ऐसा नहीं होता। आप कोई भी या तो नोटपैड यूज़ करो, या तो आप कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन ऐसी यूज़ करो जिसमें कोई भी ग्रामर सही ना हो खुद से, ना कोई कैपिटल लेटर खुद से हो, ना कुछ भी नहीं हो उसमें, ठीक है। ना आपको स्पेलिंग मिस्टेक बताए वो, ऐसा आपको हर जगह मिल जाएगा। कोई भी ऐप मिल जाएगी, उसमें आप कर सकते हो, या आप आईपैड यूज़ करते हो, कुछ भी यूज़ करते हो तो कर सकते हो। सिंबल्स यूज़ करो बुलेट पॉइंट में इंस्टेड ऑफ नंबर्स। तो इसका मतलब ये है जैसे आप अपना डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख रहे हो तो उसमें आप 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे डालते हो, ठीक है, जब आप पॉइंटर डालते हो। तो ऐसे करने की जगह ऐसे क्या होता है कि साइकोलॉजिकली जो आपका एग्जाम चेक कर रहा है तो उसको लग रहा है कि आप 15 नंबर का आंसर है और आप उसमें 4 ही पॉइंट डाल रहे हो, तो आपको बस इतना ही नॉलेज है। तो मानसिकता उसकी ऐसी हो जाती है कि वो थोड़ा पहले नेगेटिव सोचने लग जाता है। तो उसकी जगह आप ऐसे यूज़ करो, पॉइंटर्स की जगह सिंबल्स यूज़ करो, या ग्रेटर देन का यूज़, या स्मॉलर देन का यूज़, या मे बी स्टार का यूज़, या कुछ भी जो आपको कीबोर्ड में मिल रहा है उसका आप यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, देन देयर इज आंसर चेक्ड बाय चैट जीपीटी। तो कई आप जो आंसर लिखोगे घर पे बैठ के जब प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसमें कई लोग बोलते हैं ग्रामरली यूज़ कर चेक करने के लिए ग्रामरली का यूज़ करते हैं, बट उसमें ठीक है ग्रामरली कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है वो भी। बट मैं चैट जीपीटी का यूज़ करता था, तो या फिर क्लॉड या फिर जेमिनी जो आप यूज़ कर सकते हो, तो उसमें आप प्रॉम्प्ट दे सकते हो कि उसमें सारी मिस्टेक मेरे को बताओ, 15 में से मेरे को नंबर दे दो, कितने आप देना चाहोगे। सारी मिस्टेक मेरे को बताओ, मैंने कौन सी स्पेलिंग मिस्टेक करी और क्या एरिया मेरे को इंप्रूव करने हैं, वो सब वो एक मेरे को पूरी लिस्ट बता देता था, तो वो काफ़ी हेल्प होती थी। देन देयर इज हेडिंग प्रेसी। यहाँ ही मैंने कोचिंग ली हुई थी, और मैं नाम अब कैसे ले लूँ। तो उसमें क्या हुआ था कि मुझे तो नहीं याद, मैंने वीडियो बहुत सारी मैं देखता हूँ यूट्यूब पे, तो मुझे नहीं याद प्रेसी में मेरे को किसी ने बताया हो कि उसमें हेडिंग यूज़ करनी हो। तो मैं ये एक स्टूडेंट था, उसने वीडियो बनाई थी और उसने बताया था दैट उसने मेंस दिया हुआ था पहले, तो उसने बताया कि हेडिंग डालनी होती है प्रेसी में, ये आप ज़रूरी डालना भी, इसके नंबर्स होते हैं ऐसा कुछ। तो मेरे को तब पता चला था। उसके बाद मैंने प्रिपेयर करा। हेडिंग ऐसे नहीं डाल सकते आप, हेडिंग के लिए आपको फॉर्मल वर्ड पता होने चाहिए, वो भी मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद आया चैट जीपीटी से मैंने क्वेश्चन फ्रेम कराए थे और चेक भी करवाए थे। इसका मतलब है दैट कोई टॉपिक आपके पास पता है कि आप वुमेन एम्पावरमेंट पे लिखना चाहते हो, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप पे लिखना चाहते हो, क्या लिखोगे उसमें, कोई क्वेश्चन तो हो, तो वो क्वेश्चन आप चैट जीपीटी से फ्रेम करा सकते हो। अब तो सारे यूज़ करते हैं चैट जीपीटी, तो अब तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पर पहले 2025 में काफ़ी न्यू था ये। अब आया टाइम ड्यूरेशन। अब मैं बता रहा हूँ कि आप 25 मिनट के अंदर कैसे आंसर लिख सकते हो अपना, ठीक है। तो ये है मेरे नोट्स उस टाइम के, जो मैंने ऐसे पेज पे ही लिख रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मैं लिख नहीं पा रहा था 25 मिनट के अंदर, तो मैंने क्या किया, स्टॉप वॉच फ़ोन की ऑन करी और उसको अपने मम्मा के पास दिया, और देन मैंने उनको बोला कि 3 मिनट हो जाए तो मेरे को बोलना, फिर 6 मिनट हो गए तो मेरे को बोलना, 9 मिनट पे बोलना, 11 मिनट पे और 22 मिनट पे मेरे को बोलना कि इतना मिनट हो गए। तो क्या होता था, 3 मिनट जैसे वो बोलते थे मैं प्लान बनाता था सबसे पहले। तो प्लान मतलब पॉइंटर लिखता था उस जो भी टॉपिक होता था। तो 3 मिनट में जितने पॉइंटर लिख पाया मैं रफ पेज पे वो लिख लेता था। उसके बाद सीधा जैसे बोला जाए 3 मिनट हो गए तो मैं फिर इंट्रोडक्शन लिखना स्टार्ट कर देता था। तो 6 मिनट मेरे हो गए। उसके बाद मैं वे फॉरवर्ड सीधा लिखता था। भाई वे फॉरवर्ड लास्ट में लिखा जाता है, बट मैं पहले लिखता था, बिकॉज मेरे को पहले लगता था मेरे से लिखा नहीं जा रहा है और मेरे लिए टफ हो रहा है, मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। तो मैं क्या करता था, उसको पहले ही लिख देता था
उसके बाद ये दोनों में कंक्लूजन भी पहले लिख देता था, जबकि ये लास्ट में होता है। उसके बाद में बॉडी यहाँ पे ऐड ऑन कर सकता था, कर देता था, बट ये रियल एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। हम बीच में नहीं लिख सकते, जैसे मैं बॉडी यहाँ पे एकदम से ऐड कर रहा हूँ, तो ऐसे नहीं होता है। उसमें एक लाइन में ही लिखना होता है, वापस नहीं जा सकते आप बीच में लिखने कुछ, ठीक है। तो मेरे को एग्जाम में ये पता लग गया था, पर प्रैक्टिस मैंने ऐसे ही करी थी भाई, खिचड़ी मचा के बीच बीच में लिख के। तो टोटल 22 मिनट में मेरा आंसर जो है लिख लेता था और 3 मिनट में चेक करता था, तो ऐसे करके होता है। तो यहाँ मैंने फिर इसको लिखा हुआ है इस तरह से। तो 3 मिनट में आपको प्लान अपना लिखना होगा। दैट ये टॉपिक है वुमन एम्पावरमेंट वाला, तो इसमें आप लिखोगे दैट ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होती है वुमन को, इसलिए वो वुमन एम्पावर नहीं हो पा रही है, घर में मैरिज हो जाती है उनकी, तो बच्चा संभालना होता है। ऐसे पॉइंटर आप डाल सकते हो। देन लास्ट में जब आप आंसर लिखोगे तो आप बट फटाफट पॉइंटर डालोगे, उसके नीचे जो भी आपको डाटा याद है या फिर आप कोई लाइन लिखोगे, कुछ भी लिखोगे, तो वो आप लिख सकते हो फटाफट। तो आपका 25 मिनट में तब हो जाएगा। नहीं तो आप सोचते रहोगे कि भाई परफेक्ट आंसर बनाना है। जो भी आपके पॉइंटर होंगे, बहुत अच्छी लैंग्वेज हो उसकी, जो भी आपके पॉइंट डाटा हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा डाटा इसमें डाल सको, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और साथ में आप इधर उधर देखते हो, बोर हो जाते हो बेसिकली, तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो ऐसे करोगे तो जल्दी हो जाता है। साथ में किसी को बिठा के रखो, ये अकेले करने वाली चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो 3-3 मिनट के हैं सारे, जो छोटे छोटे जो टॉपिक हैं, जैसे प्लान है, इंट्रोडक्शन है, कंक्लूजन है और वे फॉरवर्ड है, 3-3 मिनट के हैं। 2 मिनट या 2 लिखा पर 3 में करो आप, 3-3 मिनट, 3-3 मिनट, और बॉडी जो है 11 मिनट में। ऐसे करके प्लान करोगे टाइमर लगा के, तो ही होगा भाई। और साथ में किसी को बिठाओ, अकेले बहुत मुश्किल है यार डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, बिकॉज इसमें घर में बोर हो जाते हैं। यू नीड अ सुपरवाइजर, ठीक है। 25 मिनट में आपको जो है 600 वर्ड वाला लिखना है और 20 मिनट में आपको 400 वर्ड वाला आंसर लिखना होता है, ठीक है। तो इसमें ये कोई नाबार्ड के द्वारा स्पेसिफिक नहीं है, ये आपको जैसे 2 आवर दिए जाते हैं, उसमें 4 क्वेश्चन लिखने होते हैं, तो आपको ऐसे ही टाइमर में लिखने होंगे, नहीं तो पूरे ही नहीं होंगे वो, ठीक है। 25 मिनट और 20 मिनट ये स्टैंडर्ड है। आपको हर जगह जो भी आप डिस्क्रिप्टिव के लिए वीडियो देखोगे यूट्यूब पे, उस पर यही बोलेंगे आपको, और ये प्रैक्टिस ही होता है भाई, ये नहीं हो पाता है ऐसे नॉर्मली। और यहाँ पे ना एक और कैच होता है जो कि नहीं पता होता है हमारे को, मतलब कोई नहीं बोलता भाई, कोचिंग वाले भी नहीं बोलते यार, ये तो बताना चाहिए उनको। जो टाइमर होता है, ठीक है, टाइमर जो चालू हुआ है वो 1 आवर 30 मिनट से होता है या तो 90 मिनट से चालू होता है। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। 90 मिनट और 1 आवर 30 मिनट मतलब सेम चीज़ है। जैसे मॉक टेस्ट देता था, तो मॉक टेस्ट में इस तरह से चलता था, 1 आवर 30 मिनट से वो काउंटडाउन चालू होता था एग्जाम का। तो उसमें 4 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें 4 क्वेश्चन में हमको दिमाग में फ्रेम करना होता है कि जो पहला क्वेश्चन है हमारा कितने मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए। जैसे पहला 1 आवर 5 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए, उसके बाद अगला वाला 0:40 पे ख़त्म हो जाना चाहिए। जब 40 मिनट बच गए, 400 वर्ड के जो 2 क्वेश्चन बच गए, वो 20-20 मिनट में हम करेंगे। फिर हम लास्ट के 20 मिनट में लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे। तो अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आप लगातार बस लिखते जा रहे हो, तो आपको टाइम का अगर पता नहीं है, तो आप लास्ट में देखोगे आपके पास लास्ट के 10 मिनट में 2 क्वेश्चन लिखने को बच जाते हैं। तो अगर आप टाइम को ऐसे मेंटेन नहीं करोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो जो मैंने मॉक टेस्ट दिए, तो उसमें इस तरह का फ्रेम आउट था, ठीक है। तो मैं इस तरह से प्रिपेयर था, बट जब मैं एग्ज़ाम देने गया तो वहाँ मैंने देखा भाई 90 मिनट से चालू हो रहा है टाइमर। ये तो अच्छा है, मैंने जो पहला पेपर बनता है तो इंग्लिश का वो बहुत ऐसा स्लो होता है, उससे मैंने देख लिया था काउंटर भाई 90 मिनट से चालू हो रहा है, नॉट 1 आवर 30 मिनट से। तो ये मैंने फिर बाहर जाके ना प्लान बना लिया था कि पहला मेरा क्वेश्चन जो है कितने मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए। तो 65 मिनट में मेरा पहला आंसर ख़त्म हो जाना चाहिए था, ठीक है, जो कि 60 मिनट में हुआ वो टाइम। तो 5 मिनट मेरे एक्स्ट्रा लग गए थे, और जो दूसरा मेरा ख़त्म हुआ वो 30 मिनट में ख़त्म हुआ। मेरे वहाँ 30 मिनट बच रहे थे, उसके बाद 2 क्वेश्चन बचे, मैंने 15-15 मिनट में करे, फिर 400 वर्ड वाले। तो इस तरह से प्लान आपको बनाना होगा, बहुत ज़रूरी है। पेपर 1 आप दे दोगे इंग्लिश का, उसके बाद आप देख लेना 1 आवर 30 मिनट लिखा है या 90 मिनट से काउंटडाउन चालू हो रहा है। तो अब आ गया टॉपिक, टोटल क्वेश्चन जो मैंने लिखे थे। मैंने स्टार्ट करा था लिखना फ्रॉम 28 दिसंबर से। तो मेरा जो पेपर प्रीलिम हुआ वो 21 दिसंबर को हुआ। 28 दिसंबर को मैंने अपना पहला डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखा था, और उससे पहले मैंने क्या किया था दैट मैंने एक लिस्ट बना दी थी। सारे जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे इन डिस्क्रिप्टिव, इन ऑब्जेक्टिव, वो मैंने एक बार देख लिए थे और उनकी लिस्ट बना ली थी। 28 दिसंबर तक ये करा था, और थोड़ा ऐसे ही 2-3 आवर में दिन में पढ़ता था, बस इतना करता था। और 28 दिसंबर से मैंने रियल जो है लिखना वगैरह चालू कर दिया था, और मैंने ये लिखा था 23 जनवरी तक। 25 जनवरी को पेपर था, 24 जनवरी को मैंने ट्रैवल करा, तो 23 जनवरी तक मैंने प्रैक्टिस करी थी, ठीक है। तो देख लो कितने दिन हो गए इसके बीच में। इन दिनों में मैंने जो है देखो कैसे कितने क्वेश्चन लिखे थे। तो ये स्कीम के मैंने 5 लिखे थे, ऐसे के 8 लिखे थे, और जो प्रेसी मैंने बस मॉक टेस्ट जो मैंने 5 दिए थे मॉक टेस्ट, उनमें ही जो प्रेसी थी वही मैंने सॉल्व करी थी। उसके बाद लेटर मैंने 11 लिखे, ARD ASI के क्वेश्चन 11 लिखे, मॉक टेस्ट मैंने 5 दिए थे, ठीक है। और 5 में अब यहाँ मैंने बड़ी खिचड़ी बनाई है, समझ नहीं आएगा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है देखो 5 मॉक टेस्ट दिए, उसमें से 35 क्वेश्चन तो मैंने लिखे ही हैं। जैसे 5 मॉक टेस्ट मीन्स एक पेपर 1 पेपर 2 का पेपर होता है। पेपर 1 दैट इज़ इंग्लिश का जो 3 क्वेश्चन होते हैं, और उसके बाद पेपर 2 दैट इज़ उसमें 4 क्वेश्चन होते हैं। तो उस टोटल मिला के 35 मैंने लिखे थे अपने हाथों से,
और 75 जो है मैंने मेमोराइज किए थे। जैसे कि ऐसे जो होते हैं उसमें 4 ऑप्शन होते हैं ना, 4 में से 1 लिखना होता है, लेटर में भी आपको 4 में से 1 लिखना होता है। तो टोटल 75 क्वेश्चन थे जिनको मैंने एनालाइज पूरा अच्छे से किया था, उनके पॉइंटर मैंने अच्छे से मेमोराइज किए थे। लिखे पर मैंने हाँ 35 थे, बट मैंने मेमोराइज और उनको समझा और उनके बारे में क्या होता है वो सारा, मतलब मैंने उनके नोट्स भी बनाए थे, तो 75 टोटल क्वेश्चन थे। तो इसको आप अगर नज़रअंदाज भी करो तो मैंने यहाँ पे जो खुद से अपने हाथों से लिखे थे वो 35 थे, और जो मैंने मॉक टेस्ट में लिखे थे वो 35 थे। एटलीस्ट 70 क्वेश्चन तो मैंने लिखे ही थे, ठीक है, इन दिनों में। ये मैंने जो है 1 महीने में लिखे थे, बट मैंने 3 अटैम्प्ट दिया ना उससे पहले, तो 3 अटैम्प्ट में मैंने थोड़ा थोड़ा लिखा था। प्रीवियस अटैम्प्ट्स में थोड़े थोड़े आंसर लिखे थे, पर वो मैंने घर पे लिखे थे ऐसे 25 मिनट में आंसर लिखना, वो सब मैंने प्रैक्टिस कभी नहीं करा था। तो मेरे को एकदम से नया एक झटका लग गया था कि भाई 25 मिनट मेरे आंसर नहीं हो रहे, तो वो था एक नया। तो अब मैंने जो ये क्वेश्चन बताया, जिस स्कीम में 5 और ऐसे में 8, ये मैंने क्या क्या क्वेश्चन लिखे ये भी मैं बता रहा हूँ। तो स्कीम में मैंने जैसे है 5 लिखी थी, जैसे बताया मैंने। तो स्कीम में पहली जी राम जी योजना, ये दिसंबर के टाइम पे लॉन्च हुई थी, इसके बारे में डिस्कशन बहुत हो रहा था, तो ये मेरे को लगा था इसमें पक्का आएगा। और RIDF इसके 25-50 ईयर हो गए थे पिछले साल। तो ये रूरल इंफ्रा डेवलपमेंट फंड है, ये नाबार्ड द्वारा ही स्कीम है, और उनकी स्कीम है नाबार्ड की। तो मेरे को लगा था इन दोनों में से तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में कहीं तो पूछेंगे भाई, कहीं नहीं पूछा इन्होंने। फिर उसके बाद आत्मनिर्भरता इन पल्सेज और PM मत्स्य संपदा योजना और मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। आत्मनिर्भरता इन पल्सेज ये मैंने बजट में ये थी तो मैंने करी, और एक कॉटन प्रोडक्टिव वाली भी बजट में थी। किस मत्स्य संपदा योजना उनका फेवरेट क्वेश्चन 2 बार ये पूछ चुके हैं, 2021 और 2022 में शायद लगातार। तो मेरे को लगा क्या पता भाई फिर से ही पूछ लें, तो मैंने फिर से ये लिख ही लिया था। यहाँ मैंने क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं जो मैंने क्वेश्चन फ्रेम करवाए थे ChatGPT से। तो यहाँ मैंने बोला था दैट MG नरेगा और जी राम जी योजना दोनों मिला के मेरे को एक क्वेश्चन बता, ताकि मैं दोनों के पॉइंटर लिखूँ। तो उसने ऐसे ही क्वेश्चन लिखा था, आप पढ़ सकते हो। फिर ये दूसरा क्वेश्चन है, दिस इज अबाउट RIDF रूरल इंफ्रा डेवलपमेंट फंड, देन देर इज आत्मनिर्भरता इन पल्सेज पे है, देन मत्स्य संपदा योजना पे है, देन मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी पे है। तो ये 5 क्वेश्चन स्कीम्स के मैंने करे थे, पर इससे ज़्यादा मैं वो करने चाहिए थे। स्वामित्व स्कीम है वो इससे पीछे 2023 में वो पूछी थी, या 24 में पूछी थी शायद, हाँ। विश्वकर्मा स्कीम पूछा था, और मत्स्य संपदा योजना 2 बार पूछा था। ऐसे करके स्कीम से इन्होंने हर साल पूछे हुए हैं, ठीक है। इस पर पिछले साल पूछा ही नहीं कुछ स्कीम से डिस्क्रिप्टिव में। ऐसे में आपके देखो ये मैंने 8 क्वेश्चन लिखे थे। तो एक्सेस टू क्रेडिट, जो रूरल एरिया में आप क्रेडिट कैसे उनको मतलब मिलता नहीं है तो कैसे कर सकते हैं, वो सब मैंने लिखा था। फिश कल्चर और एग्रीकल्चर कैसे इकट्ठा आप कर सकते हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया, ये लिखा। रूरल डेवलपमेंट स्कीम फेल्स एट ग्राउंड लेवल, इसका तो बेसिक है दैट ग्राउंड लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, करप्शन है और बड़ा कुछ है, ठीक है, वो सब। फिर पंचायती राज सिस्टम पे लिखा था, ये ज़रूरी है, लिख लेना। फाइनेंशियल इंक्लूजन ये बहुत ज़रूरी है, बहुत बार पूछते हैं ये। फिर उसका फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब बैंक से कनेक्टिविटी ऑफ ऑल द पीपल। फिर क्लाइमेट चेंज, दिल्ली सिचुएशन, उस वक्त दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा था, तो उस पर मैंने लिखा था, क्या पता भाई पूछ लें। दैन देर इज़ रिन्यूएबल एनर्जी, तो उस पिछले साल क्या हुआ दैट जितनी भी इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसका 50% रिन्यूएबल एनर्जी से बनना स्टार्ट हो गया था, पिछले साल में पहली बार हुआ था। तो मुझे लगा था यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो भाई ना यहाँ से पूछा, भाई क्या ही क्रेजी है, कहीं से पूछ लेते। फिर उसके बाद ESI ARD के मैंने 11 क्वेश्चन लिखे थे। 11 में से देखो सोशल फॉरेस्ट्री एंड इट्स फेसेट मतलब उसके टाइप सोशल फॉरेस्ट्री के। तो इसमें टाइप्स है जैसे फार्म फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री इसको बोलते हैं, एंड देन इज एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री, ऐसे करके बहुत सारे टाइप्स हैं। वो मैंने ये मैंने पूरा सॉल्व करा था, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर एक्सटेंशन एजुकेशन मेथड्स, फिर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, कैसे जीरो बजट में आप नेचुरल फार्मिंग कर सकते हो, ये एक टॉपिक है बड़ा अच्छा। फिर टेक्नोलॉजी कॉम्प्लीमेंट एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ कर सकते हो। 1 स्टेट 1 RRB, ये भी हाँ भाई बहुत हॉट टॉपिक था कि हर स्टेट में एक RRB होना पिछले साल से तय हो गया था। उससे पहले क्या है, एक स्टेट में बहुत सारे RRB अलग अलग होते थे, अब एक ही होता है। फिर उसके बाद प्रिसीजन फार्मिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिशरीज सनराइज सेक्टर, सनराइज सेक्टर का मतलब है जो सेक्टर अभी बिल्कुल नया है, बट फ्यूचर में उसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, वो बहुत ज़्यादा ग्रो होगा। जैसे इंडिया में फिशरीज जो है अभी बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा न्यू है, अभी उतना उसका ग्रो होना भी बाकी है, तो उसको सनराइज सेक्टर बोला जाता है। तो यहाँ से मेरे को लगा आएगा। फिर मॉनेटरी पॉलिसी एंड स्टूल, इसमें वही आता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR और SLR जो भी है। फिर उसका माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो ये वही छोटे मोटे लोन को कैसे हेल्प करते हैं। मार्केट एक्सेस, सप्लाई ऑप्टिमाइजेशन, यस ये वाला आपका ज़रूर करना, बिकॉज सप्लाई ऑप्टिमाइजेशन में आता है सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, ये वाले आपको ऐसे नेचुरली ये वाले आपको याद नहीं होंगे पॉइंटर्स, ठीक है। बाकी पॉइंटर्स सेम होते हैं, पर ये वाले याद नहीं होंगे, तो ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इसमें आता है सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, मतलब साइज़ के हिसाब से, कलर के हिसाब से आप उनको अलग अलग बास्केट में रखो, ताकि आपको ज़्यादा प्राइस मिले आपके प्रोड्यूस का। उसके बाद आया PPP, दैट इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये क्या होता है और इससे क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है। ये तो मैंने लिखे थे, तो यहाँ पे मैंने बताया, देखो जो मैंने उनके पॉइंटर अलग से पेजेस पे लिखे थे। तो एक तो AI, जैसे कि किसान ई मित्रा है, वो एक स्कीम में यूज़ होता है, विच इज़ PM किसान स्कीम में वो AI यूज़ होता है। तो इसका मैंने पूरा जो पॉइंटर्स हो सकते हैं चैलेंजेस में, ऑब्जेक्टिव्स में और बेनिफिट में, वो सब मैंने लिखे थे। और देन देयर इज़ पॉवर्टी के टाइप्स, ठीक है। पॉवर्टी पे आप लिख सकते हो डेफिनेशन और जो भी है, बट उसका टाइप्स तो आपको याद करना होगा ना।
तो टाइप्स मैंने ऐसे लिखे हुए थे जैसे जनरेशनल पॉवर्टी, सिचुएशनल पॉवर्टी और पता नहीं क्या क्या होता है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट के भी टाइप्स होते हैं, वो भी मैंने लिखे हुए थे। तो ऐसे करके मैंने बहुत सारे लिखे थे, अच्छे मतलब 5-6 पेज के नोट्स हो गए थे वो। तो अब आया आपका फिक्स लाइन्स। तो फिक्स लाइन्स में क्या होता है दैट आप कोई भी आंसर लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो या ESIARD का आंसर लिख रहे हो, तो उसमें आपको फिक्स लाइन्स याद करनी होंगी, कुछ ऐसी लाइन्स जो आप मतलब यूज़ कर सकते हो उनमें, ठीक है। लेटर्स में फर्स्ट लाइन होती है जैसे ये है देखो, आई होप दिस लेटर फाइंड यू इन गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस द मैटर ऑफ डैश डैश, जो भी मैटर है। तो ये फिक्स लाइन है, आप हर जगह हर लेटर में यूज़ कर सकते हो। तो ऐसी लाइन्स आपको याद करनी ही होंगी, बिकॉज आप हर क्वेश्चन में सोचते नहीं रह सकते कि मतलब अब क्या लिखना है, यूनिक सा अच्छा सा कौन सी अच्छी इंग्लिश लिखोगे आप, तो ऐसे नहीं हो सकता। तो इसमें एक दूसरा बेनिफिट है, ग्रामर ठीक होगा, ठीक है, और पहले तो टाइम भी बचेगा, ये आप जल्दी देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपको लिखनी ही होंगी। और लास्ट लाइन देखो, थैंकिंग यू फॉर योर सपोर्ट एंड काइंड कंसिडरेशन, आई लुक फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ये मैंने पूरी तरह से लर्न करी हुई थी और मैंने यूज़ भी करी है रियल एग्जाम में। देन देयर इज कंक्लूजन की फिक्स लाइन, कंक्लूजन जो लास्ट में लिखते हो, द टॉपिक पोजेस इमेंस पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट टू इंडियाज प्रोग्रेस अक्रॉस सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल सेक्टर, ऐसे करके। तो टॉपिक की जगह आप टॉपिक डाल दो, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट है तो वुमेन पोजेस इमेंस पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट टू इंडियाज प्रोग्रेस अक्रॉस सोशल, इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल सेक्टर, ऐसे करके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो दूसरा मैंने एक और लिखा था, बाय हार्नेसिंग देयर एनर्जी, क्रिएटिविटी एंड कमिटमेंट, इंडिया कैन पेव द वे फॉर ब्राइटर एंड मोर इंक्लूसिव फ्यूचर। तो कंक्लूजन अगर आपको पता नहीं है तो फर्स्ट लाइन उसमें आपकी तारीफ होती है, ठीक है, आपको तारीफ लिखनी होती है उस टॉपिक की, जैसे ये लिखी मैंने, इट कंट्रीब्यूट टू सोशल, इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल सेक्टर। बेनिफिट पूछे थे तो बेनिफिट के पॉइंटर लिखे हैं, तो बेनिफिट के पॉइंटर के एक वर्ड आपको लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा होता है उसके चैलेंजेस के एक वर्ड लिखना है बस, जैसे आपको लिखना है इस टॉपिक की ये बेनिफिट है। दूसरा तीसरी लाइन में लिखना है डिस्पाइट ऑफ दीज बेनिफिट देयर आर सर्टेन चैलेंजेस, चैलेंजेस लिख दो, ये बस पॉइंटर टॉप एक वर्ड कॉमा लगा के, फिर उस चैलेंज हो गए। उसके बाद वे फॉरवर्ड में आपको लिखना है दैट आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या बेटर कर सकते हो, आप क्या सुझाव देना चाहते हो। इसमें आपको स्कीम्स लिखनी है, ये स्कीम ने अच्छा किया और इसको बेटर कर सकते हैं, करप्शन कम कर सकते हैं, डिजिटलाइजेशन बढ़ा सकते हैं, ऐसे करके आप लिख सकते हो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आप सजेशन देना चाहते हो। ये है मेरे जो नोट्स हैं जो मैंने इसके लिए बनाए थे फिक्स लाइन्स के लिए। तो इसमें यहाँ देखो लेटर की फिक्स लाइन है, ये जो मैंने बताया है, दिस लेटर फाइंड यू इन गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट, ये वाला ये है यहाँ पे लिखा हुआ। लिखे तो मैंने बहुत सारे होते हैं, जैसे सेकंड पैराग्राफ के लिए लिखा, थर्ड पैराग्राफ के लिए अलग लिखा, आई होप वुड बी ग्रेटफुल, पर ये मेरे को याद सारे थोड़ी होंगे, इतना ज़्यादा क्लटर हो जाएगा। लिखो बहुत सारी, पर उसमें से और रिफाइन करो कौन सा आप लिखना चाहो, कौन सा अच्छा होगा। जैसे ये वाला लिखता था और ये वाला लिखता था मैं, ठीक है। फिर उसका इंट्रोडक्शन की लास्ट लाइन है, वे फॉरवर्ड की लास्ट लाइन है, ऐसे करके। कंक्लूजन की फिक्स लाइन जो मैंने बताई आपको, लिखी मैंने इतनी सारी थी, पर यूज़ मैंने ये और यही करी है बस, बाकी मैंने लिखी थी बस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंट्रोडक्शन के एंड पे क्या लिखना है, इसके बाद मैंने आपको बताया था दैट प्रेसी में जो है टाइटल आपको लिखना होता है, ठीक है। तो आप जो टाइटल लिखोगे तो उसमें आपको फॉर्मल वर्ड का यूज़ करना होगा, दैट मैंने वही ऐसे वर्ड लिखे हैं जैसे फियर, कैटलिस्ट, जैसे वाइडनिंग ऑफ इकॉनमी, ठीक है, इकॉनमी से क्वेश्चन आए, वाइडनिंग ऑफ इकॉनमी ऑफ जो भी है कंट्री का नाम वो ऐड कर सकते हो, या कंसर्न, या राइजिंग इन्फ्लेशन ऑफ दिस कंट्री, ऐसे करके आप लिख सकते हो, या मॉडरेशन, स्लोइंग, रिकॉर्ड, ट्रेड डेफिसिट, प्रेशर, इम्बैलेंस, जैसे रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट, तो रिकॉर्ड का यूज़ किया मैंने यहाँ पे। ऐसे करके आपको थोड़े अच्छे से मतलब वो लिखने होंगे, बिकॉज प्रेसी अगर कोई पढ़ रहा है तो सबसे पहले आपका उसको टाइटल दिखेगा, और टाइटल आपका बहुत तगड़ा वाला होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा जाएगा और अच्छे नंबर बढ़ेगा। उसके बाद यहाँ पे एक है ऐसे में मैंने आपको बोला था आपको जो है पॉइंटर्स नहीं डालने हैं, ठीक है, जैसे 1 2 3 वो नहीं डालने हैं, उसमें आप कनेक्टर डालोगे। कनेक्टर होते हैं ये, फर्दर मोर, इन एडिशन टू, मोर ओवर, एडिशनली, मोर, अनदर बेनिफिट ऑफ, जैसे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे आपने सेकंड पैराग्राफ लिखा, थर्ड में आप लिखने जा रहे हो, ठीक है, थर्ड में आप लिखोगे पहला वर्ड फर्दर मोर, इस टॉपिक का ये भी बेनिफिट है, ठीक है, ये ऐसे करके। फिर चौथा में आप लिखोगे इन एडिशन टू, जो ऊपर आपने बेनिफिट लिखा इसका ये भी बेनिफिट है, कॉमा लगा के। तो ऐसे करके 3 जो हो गया 4, उसके बाद 5वें में आप लिखोगे एडिशनली, ये भी इसमें बेनिफिट है, ऐसे करके आप देखो 5 पैराग्राफ होगी, इसमें आप 30-40 वर्ड भी लिखोगे तो कितने सारे हो जा रहे हैं। उसके बाद एक पैराग्राफ लिख दो आप चैलेंज का, डिस्पाइट ऑफ दीज बेनिफिट देयर आर सर्टेन चैलेंजेस, ठीक है, इसमें आपके आराम से 600 वर्ड हो जाएंगे। और लास्ट में कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड लिख दो, हो गया आपका। ऐसे बस ये है कि इंग्लिश अच्छा संभाल के लिखना और साथ में ग्रामर सही रखना और स्पेलिंग मिस्टेक को कम करना, ठीक है। देन देयर इज़ वे फॉरवर्ड में ये है रिवॉर्ड एंड पेनल्टी सिस्टम, लिख सकते हो दैट जो अच्छा काम कर रहा है उसको रिवॉर्ड दो, जो बुरा काम कर रहा है, थोड़ा लेट काम कर रहा है, उसको पेनल्टी भर। अब इसके बाद यहाँ पे आया की डाटा एंड फैक्ट्स, जो मैंने यूज़ करे हैं, जो मैंने लिखे हैं, इतने सारे लिखे हैं। तो ये है नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट से, देयर इज़ 27% रूरल हाउस होल्ड की इनकम जो है वो आती है क्रॉप कल्टिवेशन से और लाइफ स्टॉक रियरिंग से। तो इसका मतलब है दैट रूरल हाउस होल्ड होता है, घर होता है, उनकी इनकम में 27% वो आ रहा है क्रॉप्स, जो क्रॉप उगा रहे हैं, और साथ में जो गाय भैंस पाल रहे हैं उनसे वो 27% उनकी आ रही है, बाकी वो अलग जो भी उनकी अर्निंग। फिर उसके बाद आया ये वाला डाटा, तो भाई बहुत ज़्यादा कॉमन डाटा है, मतलब यूज़ कर सकते हो। 65% और 47%, 65 ये आया था बजट 2020, ये भी लिखना ज़रूरी है। देखो लास्ट में मैंने ये लिखा ना
कहाँ से मैंने डाटा लिया, ये अगर लिखोगे तो भाई फिर तो खुशी हो जाएगा एग्जामिनर में कि भाई कितना अच्छा बच्चा है। तो ये मैंने वहाँ से उठाया था 2022-23 से। 65% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरिया और 47% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर लिवलीहुड। इसका मतलब है दैट इंडिया में 65% पॉपुलेशन अभी भी रूरल एरिया में रह रही है, गाँव में रह रही है, और 47% जो है पॉपुलेशन वो डिपेंडेंट एग्रीकल्चर पे, दैट इज मतलब हाफ इंडियन पॉपुलेशन फार्मिंग से ही पैसे कमा रही है अभी भी। 86% ऑफ फार्मर्स आर मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर, दैट मीन्स दैट उनकी जो है 1 <2 हेक्टेयर जो है लैंड है, ठीक है, उनके पास, तो वो बहुत छोटे फार्मर्स हैं। तो ये लिया था एग्रीकल्चर सेंसस 2015 से, और 1.08 हेक्टेयर एवरेज लैंड होल्डिंग है उनकी। उसके बाद 45.86% जो है एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन टू इन्फ्लेशन है। तो इससे आप दिखा सकते हो एग्रीकल्चर की वैल्यू क्या है। पॉवर्टी पे लिखा था 2011-12 में 27.1% थी, अब 5.3% हो गया 2022-23 में, ओनली इन 10 ईयर्स। $3 पर डे पॉवर्टी लाइन होगी अब 2021 BBB टर्म के हिसाब से। ये 72 मिलियन हेक्टेयर पे फॉरेस्ट है, दैट इज़ 2% ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट इज इन इंडिया। ये एक रिपोर्ट से लिया था, वो रिपोर्ट का नाम है, पता नहीं कहाँ गई वो रिपोर्ट, ये नहीं लिखा, देखो मैंने। 21.67% फॉरेस्ट एरिया है इंडिया का। ऐसे करके बहुत सारा डाटा है यार यहाँ पे। कैसे एक्सपोर्ट देखो $50 बिलियन है, $800 बिलियन टोटल एक्सपोर्ट है, उसमें $50 बिलियन एग्रीकल्चर का है। यूपीआई का है क्वेश्चन, मैंने यूपीआई का डाटा कहीं भी यूज़ कर सकते हो। 20 बिलियन पर मंथ हम यूज़ करते हैं ट्रांजेक्शन्स। क्या है, 4th हमारा रैंक है इंडिया का, ओवरटेक जापान हमने GDP में। अब तो हम 6ठे हो गए, उस टाइम हम 4th पे थे और 3rd होने वाले थे हम बाय 2028-30। तो ये मैंने लिखा था, ये भी यूज़ कर सकते थे। ये भाई टारगेट तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यार एग्जाम के लिए, डिस्क्रिप्टिव के लिए, ये आप ज़रूर यूज़ करो। जैसे 2047 के लिए बोला जाता है दैट इंडिया डेवलप्ड नेशन तब तक बनने का एम रखता है, आत्मनिर्भर भारत बनने का एम 2047 तक रखता है। 2070 तक हमारा नेट जीरो कार्बन एमिशन का वो टारगेट है, और 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट है, और काफ़ी टारगेट ऐसे ईयर्स आप याद रखो। 2035 में भी काफ़ी चीज़ें हैं, 2036 में ओलंपिक 2026 में हम करना चाहते हैं, 2030 में कॉमनवेल्थ गेम करना चाहते हैं। तो ऐसे एम्स को आप, टारगेट को आप यूज़ कर सकते हो। देन देयर इज फिश प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक सेकंड है, ये PIB में न्यूज़ थी, वहाँ से उठाया मैंने। 60,000 करोड़ रुपीज़ का हमारा जो है एक्सपोर्ट है। जैम है, जनधन, आधार, मोबाइल, ये ट्रिनिटी, ये यूज़ कर सकते हो। 54 इंडिया इज टोटल यूनियन मिनिस्ट्री, हाँ इंडिया में 54 टोटल यूनियन मिनिस्ट्रीज़ हैं, ये आप यूज़ कर सकते हो। टोटल कि हम सारी टोटल 54 मिनिस्ट्री का कन्वर्ट इकट्ठे काम करें तो कितना मस्त होगा, ऐसे यूज़ कर सकते हो। ये लिखा टोटल डिस्ट्रिक्ट इंडिया में 806 है, टोटल स्टेट और UT 36 है, इनको यूज़ कर सकते हो ना ऐसे। फिर टोटल पंचायत भी मैंने लिखी हुई थी, ये ग्राम पंचायत टोटल 2.5 लाख है इंडिया में। AI पे मैंने बोला था किसानी मित्रा है, किसानी मित्रा में ये AI है, ये यूज़ हो रहा है ये स्कीम में, किसान क्रेडिट कार्ड में, फसल बीमा योजना, PM किसान में। और नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम है, इसमें आप AI और मशीन लैंग्वेज का यूज़ करते हो, दैट इज़ आप फोटो उस डिजीज़ का डालते हो और उसमें पूछते हो दैट कौन सी डिजीज़ है, तो वो बता देता है फोटो से। तो ये है सैटेलाइट बेस्ड क्रॉप मॉनिटरिंग, ये यूज़ कर सकते हो। फार्मर्स की इनकम जो है 10,218 पर मंथ है, एवरेज एग्रीकल्चर हाउस होल्ड इनकम। ये है नेशनल सैम्पल सर्वे 2019 के हिसाब से, ऐसे करके मैंने बनाया हुआ था, ठीक है। देन देयर इज़ यूनिवर्सल हेडलाइंस, यस एनी हेडलाइंस वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है पॉइंटर्स, ठीक है, जो मैं हर जगह यूज़ कर सकता हूँ। जैसे जैम है, जनधन, आधार, मोबाइल, इसको यूज़ कर सकते हो आप फाइनेंशियल इंक्लूजन में, कि इस तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ, जनधन अकाउंट खोले, आधार हुआ, आधार था इंडिया में, एंड देन देयर इज़ मोबाइल की जो भी है उसकी वजह से हुआ। डाइवर्सिफाई काफ़ी अच्छा है, इंसेंटिव्स इज़ वेरी गुड, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, सॉइल इरोजन, फर्टिलिटी, ऐसे करके बहुत सारे में, ड्रिप इरिगेशन, क्रॉप रोटेशन। तो टोटल इसमें देख लो कितने, मैंने 56 पॉइंटर तो बना दिए थे जो मैं लिखते लिखते कर रहा था, और मैंने फिर उनको सेग्रीगेट भी करा था। चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर, उसके लिए अलग से आपको पॉइंटर बनाने होंगे ना, ऐसे तो खिचड़ी बन गई, आप क्या करोगे। तो इसमें मैंने अलग से चैलेंजेस हर जगह पूछे जाते हैं, तो मैंने एग्रीकल्चर के अलग से बनाए थे। जैसे कि एग्रीकल्चर में क्या होता है, तो हमारे 86% फार्मर्स के पास स्मॉल लैंड होल्डिंग है, तो एक उनका चैलेंज है, और शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर है, और साथ में मनी लेंडर्स होते हैं, ठीक है, वो पैसे देते हैं और उसके बाद उनकी ज़मीन ले लेते हैं, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं। फिर हाई इनिशियल कॉस्ट है, जैसे मशीन आप इनिशियली नहीं खरीद सकते क्योंकि ज़्यादा प्राइस होता है। देन इज़ डिफ़िकल्ट डॉक्यूमेंटेशन होती है, आप बैंक में लोन देने जाते हो तो बहुत डॉक्यूमेंटेशन होती है जो कि बेचारे फार्मर नहीं कर पाते हैं। तो ये है, पूअर बैंक पेनिट्रेशन है, गांव में बैंक नहीं होते हैं। डिपेंडेंस ऑन मानसून, यस हमारे यहाँ पे इरिगेशन अभी भी उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो उस वजह से मानसून पे डिपेंडेंस है, जो अगर मानसून नहीं आया तो हमारी क्रॉप उगेगी ही नहीं। तो ये है प्राइस वॉलेटिलिटी, और ऐसे करके डेप्थ ट्रैप, ये सब है। देन देयर इज़ यस, ये वे फॉरवर्ड और सोल्यूशन तो आपको लिखने होंगे, मेजर्स वो बहुत पूछते हैं भाई नबार्ड में। तो नबार्ड की ये तो बना ली हो, ये भी मैंने देखो सोल्यूशन क्या है आप दे सकते हो। एक तो क्लस्टर बना दो, मतलब ग्रुप बना दो, FPO बनाओ, सेल्फ ग्रुप बनाओ, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी बनाओ, इकट्ठे होंगे तो ये इकट्ठे मिलके सारा अपना प्रोडक्शन बड़े मार्केट में सेल कर सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा ये प्रॉफिट कमा सकते हैं, काफ़ी चीज़ें ये इकट्ठे कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और मेहनत कम होगी। रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करो, पोल्यूशन कम होगा।
कोलेब्रेशन करो गवर्नमेंट के साथ, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के साथ, रिसोर्स एफिशिएंटली यूज़ करो, एनवायरनमेंट सस्टेनेबली यूज़ करो, ठीक है। फिर अल्टरनेटिव रिसोर्स ऑफ इनकम, मशरूम फार्मिंग करो, हनी प्रोडक्शन करो अलग से, ठीक है, वो सब भी करो तो आपको और भी इनकम मिलेगी। ऐसी है, ई कॉमर्स करो, मतलब कि ऑनलाइन अपने सेल करो प्रोड्यूस को, एक्सपोर्ट एक्सपेंशन करो, आप एग्रीकल्चर को एक्सपोर्ट करवाओ ताकि ज़्यादा प्रॉफिट हो, रिसर्च करवाओ। फिर उसके बाद ये स्कीम के नोट है, ये मैंने प्रीलिम्स के टाइम पे बनाए हुए थे, ये मैंने खिचड़ी बनाई हुई। तो ईयर्स पूछते हैं ना, किसी ईयर पे ये लॉन्च हुई है स्कीम, तो बहुत सारी स्कीम होती है उनके बारे में पता नहीं होता कौन सी, तो ऐसे मैंने लाइन से बनाया था, 2014 में कौन सी, 2015 में कौन सी, 2016, 17, 2020, 2016, देखो यहाँ पे बनाया हुआ है 2019। और इसमें फिर मैं थोड़ा डाटा पॉइंट भी डाल रहा था, 2014 में जैसे जनधन योजना, मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे, ऐसे 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड, आवास योजना, ऐसे करके, ठीक है। और साथ में डाटा भी डाल रहा था, जैसे पीएम कुसुम है, पीएम कुसुम में मैंने जैसे डाटा डाल दिया, जैसे 34,800 मेगावाट इसमें करवाना है, 34,412 करोड़ रुपए का जो है बजट है, या 7.5 हॉर्स पावर और 15 हॉर्स पावर का वो मिलेगा पंप, सोलराइज पंप, ऐसे करके मैंने बड़ा भाई, मतलब जो मेरे को समझ आएगा, जैसे मतलब मेरे लिए शॉर्ट नोट्स हैं ये ना, ये सबको समझ थोड़ी आएंगे। जैसे ग्राम सड़क योजना, इसका देखो फेज़ 1 इसका 2000 से 2012 तक चला, 2013 में फेज़ 2, 2019 में फेज़ 3, फिर 2024 से 2029 में फेज़ 4, ऐसे करके ये है। तो और ये बहुत हेल्प करता है भाई, ये सारा 10 मिनट के अंदर जो है, लास्ट में जब एग्ज़ाम होता है 10 मिनट के अंदर कवर हो जाता है, और बहुत हेल्पफुल होता है भाई ये, प्रीलिम से पहले भी, मेन से पहले भी, इसको ज़रूर कर लेना। जैसे जैसे पढ़ते हो ना स्कीम्स को, तो उन स्कीम्स के ऐसे कुछ डाटा जो आपको लगता है कि आप भूल रहे हो, वो वाला डाटा यहाँ पे डालो शॉर्ट नोट में, जो आपको याद है वो तो याद ही है, उसको मत लिखना, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगी, नहीं तो कितना लिखोगे इसमें, जो याद नहीं है वो चीज़ें लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका जो है सारा रिवीजन हो जाएगा, जो पता है वो पता है, जो नहीं पता है वो यहाँ डालोगे। 2025 की स्कीम, 1998, 2024, 2023, ऐसे करके। फिर उसके बाद है कोट्स, कुछ मतलब बहुत बड़ी हस्तियाँ होती हैं, बड़ी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, उन्होंने कोई लाइन लिखी बोली होती है फॉर सम टॉपिक, ठीक है, वो आप वहाँ पे लिख सकते हो एग्जैक्टली, ताकि मतलब उस पर फिर आपको ज़्यादा थोड़ा मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक, और मतलब अच्छा लगता है, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने लिखे हुए थे, जैसे महात्मा गांधी के मैंने काफ़ी लिखे थे, आप an eye for an eye only ends up making the whole world blind. It is the health that is real wealth, not the piece of gold and silver. आइंस्टाइन के भी लिखे थे, देखो, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड, ये है। वो भी लिखा था मैंने, वो क्या था वो, डेमोक्रेसी पे था ना, पता नहीं कहाँ लिखा, ये तो पुराने हो गए, ये तो पुराने कोट्स हो गए, नए वाले भी लिखे थे मैंने, खुद से ढूंढे हुए थे। जैसे कि क्लाइमेट चेंज काफ़ी हो रहा था, ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी, तो उसमें लिखा था एक, तो उस बराक ओबामा का लिखा था, देखो ये बड़ा मस्त है, वी आर द फर्स्ट जनरेशन टू फील द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड द लास्ट जनरेशन दैट कैन डू समथिंग अबाउट इट। तो ये बड़ा मस्त लगता था, मेरे को यूज़ करना था, पर क्वेश्चन ही नहीं आया क्लाइमेट चेंज पे, तो मैं लिख ही नहीं पाया इसको। फिर उसके बाद आया ये, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ये बोल रहा था अब्राहम लिंकन ने, अमेरिकन 16th प्रेसिडेंट थे ये। तो ये काफ़ी फेमस कोट है, ये यूज़ कर सकते हो। ग्लोबल वार्मिंग इज ओवर, अर्थ हैज़ एंटर एज ऑफ ग्लोबल बॉइलिंग, यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने बोला था ये। ऐसे करके मैंने काफ़ी, स्वामी एम एस स्वामीनाथन जी का भी लिखा था मैंने, इफ एग्रीकल्चर गोज अवे गोज रॉन्ग नथिंग एल्स विल हैव चांस टू गो राइट, फ्यूचर बिलोंग टू नेशन विद ग्रेन्स नॉट गन्स, ऐसे करके बनाए हुए थे, मस्त मस्त। मोदी जी का भी बनाया था मैंने। उसके बाद आया बजट एंड नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट, ये आपको बनाने चाहिए मेरे हिसाब से, ये भी ये मैंने प्रीलिम के टाइम में बनाए थे दोनों, तो ये नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट तो वही ज़रूर करना, बिकॉज इससे क्वेश्चन प्रीवियस 2-3 सालों से बहुत पूछ रहे हैं। बजट में है, देखो यहाँ पे लिखा है दैट 50 लाख करोड़ रुपीज़ का बजट है हमारा इस साल का। उसके बाद जो भी है 11 लाख करोड़ का हमारा केपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एमजी नरेगा में 86 करोड़ रुपीज़ का बजट है इस बारी। ऐसे करके नोट्स बनाए थे, और ये नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट का बनाया था। ये है मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट जब मैंने दिए थे तो ये उस टाइम के पेजेस हैं, और रियल वर्ल्ड जब एग्जाम देते तो तब भी ऐसे ही पेज मिलते हैं, और ऐसी खिचड़ी बनती है वहाँ पे। तो ये क्वेश्चन था इंडियन एग्रीकल्चर से, देखो इंडियन एग्रीकल्चर से, और इसमें बोला था करंट स्टेटस बताओ, चैलेंज बताओ, और गवर्नमेंट इंटरवेंशन बताओ। जो मैंने एडुटैब के मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, तो उसमें ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था। तो ये मैंने फटाफट देखो ऐसे बनाए हुए थे पॉइंटर्स। तो ये करंट स्टेटस में तो मैंने ये 65-47% वाला वो पॉइंटर डाला कि फैक्ट डाला कि 65% जो पॉपुलेशन इंडिया की रूरल इंडिया में रहती है, और 47% एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है हमारी पॉपुलेशन। और उसके बाद डिपेंडेंट ऑन मानसून है, क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, शिफ्टिंग, और जो भी है चैलेंज पे मैंने ये बना दिए। देखो क्लाइमेट चेंज है एक चैलेंज, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होते हैं, टेक्नोलॉजी गैप है, स्मॉल होल्डिंग है फार्मर के पास, क्रेडिट गैप है, दिया स्कीम के नाम डाल दिए यहाँ पे। देखो सारी स्कीम मैंने इसी वक्त लिख दी, ताकि मैं जब बाद में स्कीम के बारे में कहीं लिखना चाहूँ तो मेरे को फिर सोचने की ज़रूरत ना हो, सीधा वहाँ यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर सकूँ। और साथ में मैं कट करता जाता था, जो मैं पॉइंटर लिख लेता था, कट्टा मार देता था मैं, जो मेरे से पॉइंटर हो जाते थे, ऐसे करके। लास्ट आया अब वर्ड्स रिप्लेसमेंट।
तो वर्ड रिप्लेसमेंट का मतलब है हमको बहुत फॉर्मल वर्ड का यूज़ करना होता है आंसर राइटिंग में, ठीक है। जैसे कि पीपल नहीं लिख सकते, मेरे को खुद फील हो रहा था ये बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल है, मैं ऐसे थोड़ी एग्जाम में लिख सकता हूँ। तो फिर मैंने भी चैट जीपीटी से भी पूछा, उसने भी बोला हाँ आपको ऐसे यूज़ करना चाहिए। तो उसने मेरे को हर वर्ड के ऐसे करके जो है फॉर्मल वर्ड थोड़े अच्छे वर्ड दिए। जैसे पीपल मैंने पूछा उसको क्या लिखूँ, तो उसने बोला इंडिविजुअल लिखो, हाउस होल्ड लिख सकते हो, बेनिफिशियरी लिख सकते हो, सिटीजन, प्रेजिडेंट रेजिडेंट ऐसे लिख सकते हो। तो ये है। फिर गुड को गुड ना लिखो, कमेंडेबल लिखो, बैड को एडवर्स लिखो, डेट्रीमेंटल लिखो, स्मॉल को मार्जिनल लिखो, लिमिटेड लिखो, मैनी को न्यूमरस लिखो, ऐसे करके मैंने बनाए हुए थे। इंपॉर्टेंट को पिवोटल, यस ये भी काफ़ी यूज़ करा। फ्यू को लिमिटेड, ऐसे करके स्कार्स और हैंडफुल ऑफ ये करके आप यूज़ कर सकते हो। तो इसी के साथ भाई वीडियो खत्म हो गई। तो ये मैंने पूरा जो भी है मैंने 1 मंथ में करा था वो सारा बता दिया। तो ये एक तरह से एक्सपीरियंस ही मैंने अपना शेयर करा है। जैसे पढ़ो, इस बार मैं भी एग्जाम दे रहा हूँ, आप भी दे रहे हो, तो ऑल द बेस्ट टू यू और ऑल द बेस्ट टू मी ऑल्सो। बाय।